नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गासल चौधरी नर्सिंग एरेना ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एंडोक्राइन की रेगुलर क्लासेज चल रही है। एंडोक्राइन की आज की क्लास के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर पार्ट के बारे में आज पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी की लास्ट क्लास में अपन ने बारे में पढ़ लिया था। एंटीरियर पिट्यूटरी से 7 हार्मोन है वो रिलीज होते हैं। आज की लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है जो पोस्टीरियर लोब में की तरफ जो लोकेटेड होता है, उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो नोन एज न्यूरो हाइपोफाइसिस ग्लैंड। तो जो आपकी कंपटीशन के जो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ाम्स के अंदर कई बार इनका नाम पूछ लिया जाता है कि न्यूरो हाइपोफाइसिस ग्लैंड ऑल्सो नोन एज, और फिर 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है, या पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब बात करेंगे जो पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड से इसके हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स की अगर बात करें तो हार्मोन्स है मेनली जो 2 हार्मोन है इसके बारे में। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं हार्मोन। तो हार्मोन है, हार्मोन के अंदर देखें तो फर्स्ट एक हार्मोन है एडीएच। एडीएच की फुल फॉर्म होती है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है बेसिकली ये हार्मोन। और सेकंड जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, लव हार्मोन। दोनों ही हार्मोन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से इनका क्या होता है? सीक्रेशन होता है। सीक्रेशन बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब बात करें सीक्रेशन इससे हो रहा है तो बन कहाँ रहे? ये दोनों की दोनों हार्मोन है सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस के अंदर तो ये हार्मोन है वो बन रहे हैं, और स्टोरेज का काम कौन कर रहा है? स्टोर्ड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस में तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो सीक्रेशन कहाँ से होता है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी। स्टोर कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सिंथेसाइज्ड कहाँ पे होता है? वर्ड का फर्क है फ्रेंड्स। सिर्फ सिंथेसाइज्ड पूछे तो हाइपोथैलेमस आंसर आएगा, सीक्रेशन या स्टोरेज पूछे तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस इसका आंसर आएगा। छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं एंडोक्राइन में से। अगर आपसे पूछा जाए बनते कहाँ हैं, तो बनते तो हाइपोथैलेमस में है। सीक्रेशन या स्टोरेज कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के अंदर जो सेल्स है उस सेल्स का नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन बनते हैं। और बनने के बाद हाइपोथैलेमस में बन गए, और बनने के बाद ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट बाय नर्व फाइबर। और नर्व फाइबर्स के द्वारा, जैसे ये हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी में एंटीरियर या पोस्टीरियर। तो यहाँ पे जो नर्व फाइबर है वो नर्व फाइबर के थ्रू एक ट्रैक्ट होता है, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट। उस ट्रैक्ट का मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। ट्रैक्ट है हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल
ट्रैक्ट। इस ट्रैक्ट के द्वारा, ये ट्रैक्ट कहाँ होता है? बिटवीन हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इस दोनों के बीच में एक ट्रैक्ट होता है, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट। इस ट्रैक्ट के द्वारा नर्व फाइबर है जो हाइपोथैलेमस में एडीएच और ऑक्सीटोसिन जो बना, वो ऑक्सीटोसिन है इस ट्रैक्ट के द्वारा कहाँ आ जाएंगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो सिंथेसाइज कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। और स्टोर कौन कर रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। स्टोर कौन कर रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इस ट्रैक्ट का नाम भी पूछा जा सकता है, या किसके थ्रू आता है? नर्व फाइबर होता है और हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल जो ट्रैक्ट है, इस ट्रैक्ट के थ्रू हाइपोथैलेमस में जो बने हुए हार्मोन है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ड्रेन आउट कर दिए जाते हैं। कौन कौन से हार्मोन है? एडीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब अपन बात करेंगे हार्मोन के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एडीएच हार्मोन क्या है, या जो एंटी डायबिटिक हार्मोन क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है और इसके फंक्शन क्या है। तो इससे दो हार्मोन सिक्रीशन होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अपन पढ़ रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन? एडीएच और ऑक्सीटोसिन। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एडीएच हार्मोन, जिसको वेसोप्रेसिन हार्मोन भी बोला जाता है। एडीएच, एडीएच की फुल फॉर्म आपने अब देख ही ली, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दूसरा नाम की अगर बात करें तो दूसरा नाम इसका होता है वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन। अब अपन बात करते हैं वेसोप्रेसिन हार्मोन क्यों बोला? वेसोप्रेसिन हार्मोन इसलिए बोला कि जब लार्ज अमाउंट में, जब लार्जर डोज ऑफ एडीएच, जब लार्जर डोज ऑफ एडीएच अगर किसी पर्सन के अंदर दी जाए, लार्ज डोज मतलब बल्क मात्रा में अगर किसी पर्सन में एडीएच की डोज दे दी जाए, तो ये एडीएच की डोज है, ये करती है वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेसल्स, वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्पेशली आर्टरीज। वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ स्पेशली वेसल्स का करती है, स्पेशली मेनली इफेक्ट किस पे होता है? आर्टरीज पे। तो लार्ज डोज में जैसे ही एडीएच दोगे तो एडीएच क्या करेगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन, दैट मीन्स वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, और किसको? आर्टरीज को। और इसलिए इसको नाम दिया वेजोप्रेसिन। वेसल्स को क्या कर रहा है? प्रेस कर रहा है, प्रेसिन कर रहा है, कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दिया? वेजोप्रेसिन। तो आपको ये वेजोप्रेसिन क्यों कहते हैं ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर लार्ज डोज में एडीएच अगर हार्मोन देते हैं तो आर्टरीज का क्या करता है? वेसो कंस्ट्रिक्शन, और वेजो कंस्ट्रिक्शन करने की वजह से इसका नाम क्या हुआ? वेसोप्रेसिन। अब अपन बात करते हैं फंक्शन की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे फंक्शन, एडीएच का फंक्शन। तो एडीएच का जो सिक्रीशन है वो तो अपन ने देख लिया था। सिक्रीशन कहां से होता है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले तो अपन देख लिया एंटी डायबिटिक हार्मोन पढ़ रहे हैं एडीएच। तो एडीएच का जो सिक्रीशन है कहाँ से बनता है? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टार मार्क, कि एडीएच हार्मोन है किससे, कौन सी सेल्स के द्वारा बनता है? तो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस जो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं वहां से ये हार्मोन है वो बनता है। नेक्स्ट बात करें फंक्शन। गाइज एडीएच जो हार्मोन है, एडीएच हार्मोन मेनली वर्क करता है किडनी पे। कहां पे काम करता है? किडनी पे। और किडनी के अंदर जो कि डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब, डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब, डीसीटी की फुल फॉर्म होती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स।
कलेक्टिंग ट्यूबुल्स जो कि कलेक्टिंग डक्ट के नाम से भी अपन जानते हैं, इन दोनों के ऊपर जो ये किडनी का क्या है पोर्शन, और इन दोनों के ऊपर काम करता है कौन सा हार्मोन, एडीएच। और एडीएच हार्मोन इन दोनों पे एक्शन करेगा, और एक्शन करके एक्शन एडीएच का एक्शन होगा, और एक्शन होते ही क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ या आप बोल सकते हैं रिटेंशन ऑफ वाटर इन ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है, उस एक्स्ट्रा किडनी के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसका रीएब्जॉर्प्शन या उसका रिटेंशन है वो बढ़ा देता है। रिटेंशन ऑफ वाटर इन ईसीएफ ऑफ बॉडी, तो रिटेंशन है जो वाटर का उसको क्या कर देता है, कर दे रहे रिटेंशन, या आप बोल सकते हो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ईसीएफ। तो किडनी के ऊपर ये काम करेगा। जो आपका एडीएच हार्मोन है, ये एडीएच हार्मोन किडनी पे वर्क करेगा, और किडनी से वर्क करने के बाद ये एक्शन करेगा किडनी पे, और किडनी पे काम करेगा तो वहाँ से क्या कर देगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा और रिटेंशन कर देगा एचसीएफ फ्लूइड को, जिससे क्या होगा, एडीएच के एक्शन से यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। तो जो ये पानी को रीएब्जॉर्प्शन जो कि रीनल पे काम कर रहा है, तो रीनल पे जो रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा तो यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, कम। तो रीनल के अंदर जो भी एक्सेस जो फिल्टर है वाटर, उस वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाने की वजह से यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, कम। तो वाटर वापस क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यूरिन आउटपुट जैसे ही कम हो जाएगा, और यूरिन आउटपुट कम होते ही पेशेंट में क्या हो, एंटी डायूरेटिक, डायूरेटिक का मतलब होता है यूरेसिस, और एंटी का मतलब अगेंस्ट काम कर रहा है, क्या कर रहा है, अगेंस्ट काम कर रहा है। अब अपन बात करें, अगर एडीएच जो हार्मोन है, एडीएच जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन, अगर इसकी मात्रा है या ये क्या है, एब्सेंस है, ये क्या है, एब्सेंस। अगर किसी पर्सन में एडीएच की क्या है, कमी है, एडीएच की कमी होगी तो क्या होगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो एब्सेंस की वजह से क्या होगा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। और इंक्रीज यूरिन आउटपुट कितना हो जाएगा, 20 लीटर पर डे तक आदमी को है यूरिन फॉर्मेशन बन सकता है। अगर एब्सेंस है एडीएच के हार्मोन की, तो उस पर्सन के अंदर यूरिन ज़्यादा बनेगा, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन प्रॉपरली हो ही नहीं रहा, और रीअब्जॉर्प्शन नहीं बन रहा तो सारा का सारा फिल्टर जो हो रहा है वो सारा का सारा क्या बन रहा है, यूरिन। दैट मीन्स उस पर्सन में 20 लीटर पर डे तक यूरिन फॉर्मेशन बन सकता है। तो इसकी वजह से जो यूरिन का एक्सेस प्रोडक्शन होना, ये होता है डिजीज जिसको बोलते हैं डायबिटिक इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। तो इसकी कमी की वजह से जो बीमारी है कौन सी हो रही है, डायबिटिक इंसिपिडस। अगर इसकी अधिकता हो जाए, अगर इसकी अधिकता हो जाए तो पर्सन में क्या है, ओलिक यूरिया कंडीशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि अधिकता होगी तो और यूरिन का प्रोडक्शन है या डिक्रीज यूरिन आउटपुट के आउटपुट क्या हो जाए और कम, और यूरिन का आउटपुट डिक्रीज होना क्या कहलाता है, ओलिक यूरिया कंडीशन। ये तो बात हो गई नॉर्मल एडीएच के बारे में। तो एडीएच नेक्स्ट अपन बात करेंगे, एडीएच काम क्या करता है, कैसे काम करता है। तो एडीएच है, ये क्या करता है, परमेबिलिटी है वो बढ़ा देता है। क्या करता है, परमेबिलिटी बढ़ा देता है, और परमेबिलिटी बढ़ने के साथ जो वाटर का है रीअब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होता है। तो एडीएच का नेक्स्ट जो फंक्शन है एडीएच का, तो एडीएच ये हार्मोन क्या करता है, इंक्रीज परमेबिलिटी, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ वाटर, परमेबिलिटी ऑफ वाटर। तो वाटर की जो परमेबिलिटी बढ़ा देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय किडनी, वाटर बाय रीनल ट्यूबुल, रीनल ट्यूबुल्स। या जो परमेबिलिटी बढ़ गई, परमेबिलिटी बढ़ने के साथ जो डीसीटी और सीटी है जो कलेक्टिंग डक्ट है,
इन दोनों से वाटर का क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा, और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा तो यूरिन आउटपुट क्या होगा, कम। साथ ही जो इंक्रीज जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, तो ब्लड के अंदर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया तो ब्लड के अंदर जैसे ही ऑस्मोटिक, पता कैसे लगेगा यूरिन आउटपुट है या एडीएच का सीक्रेशन है, ग्लैंड को बढ़ाना है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडीएच के नेक्स्ट फंक्शन की। जैसे ही ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ऑस्मोटिक ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही इंक्रीज होता है तो इंक्रीज क्या हो जाएगा, सिक्रेशन ऑफ एडीएच, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एडीएच। तो ब्लड के अंदर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ज़्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर किस वजह से होता है, वाटर की वजह से, और ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही ज़्यादा है दैट मीन्स तो एडीएच का सिक्रेशन भी क्या होगा, ज़्यादा। और एडीएच का सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो एडीएच क्या काम करेगा, रीएब्जॉर्प्शन, क्या काम कराएगा, रीएब्जॉर्प्शन। और रीएब्जॉर्प्शन जैसे ही होगा तो वाटर का लेवल मेंटेनेंस हो जाएगा, तो वापस जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर। डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बॉडी के अंदर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ते ही बॉडी का मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेशन देगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी में भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी वहाँ से सिक्रीशन करेगा एडीएच का, और वो एडीएच क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जैसे ही ऑब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एडीएच का ऑस्मोटिक प्रेशर से क्या लिंक है, कि एडीएच अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है तो एडीएच का लेवल भी क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो एडीएच का लेवल भी बढ़ा हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, एक कंडीशन होती है एल्कोहल। अगर कोई पर्सन एल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, क्या कर रहा है, एल्कोहल कंज्यूम, अगर कोई पर्सन जो कि एल्कोहलिक है, उस एल्कोहल की वजह से एल्कोहल क्या करता है, इनहिबिट करता है, इनहिबिट एडीएच। एल्कोहल क्या काम कर रहा होता है, एल्कोहल कर रहा है इनहिबिट एडीएच। और एडीएच जो हार्मोन है, आप फंक्शन पढ़ चुके हो कि एडीएच हार्मोन करता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा तो यूरिन आउटपुट क्या होगा, कम बनेगा, पेशाब नॉर्मल बनेगा। तो अगर किसी पर्सन में एल्कोहलिक है जो कि ड्रिंक कर रहा है, तो ड्रिंक करने से वो एल्कोहल क्या कर रहा है, एडीएच को इनहिबिट कर रहा है। एडीएच को इनहिबिट करने का मीन्स ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को कम कर रहा है। तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम तो यूरिन आउटपुट क्या, ज़्यादा। तो इसीलिए एल्कोहलिक जो पेशेंट है उनको यूरिन भी ज़्यादा लगता है। यूरिन ज़्यादा लगने के पीछे रीजन क्या है कि एल्कोहल है वो इनहिबिट कर देता है एडीएच को। तो जो बियर पीने के बाद पेशाब ज़्यादा क्यों लगता है, इसका कारण ये है कि जो बियर के अंदर जो एल्कोहल कंटेंट है, वो एल्कोहल कंटेंट इनहिबिट कर दिया एडीएच हार्मोन को। तो एडीएच हार्मोन वाटर का रीअब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली नहीं करवाएगा या कम कर दिया, रीअब्जॉर्प्शन कम तो यूरिन आउटपुट क्या, ज़्यादा। तो इसलिए उन पर्सन में यूरिन आउटपुट क्या, इनहिबिट एडीए, सो इंक्रीज यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट। तो ये समझ में आ गया होगा बियर पीने के बाद में यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि एल्कोहल क्या कर रहा है, एडीएच को इनहिबिट, और एडीएच की इनहिबिट तो यूरिन आउटपुट क्या, ज़्यादा, यूरिन आउटपुट क्या, ज़्यादा। तो ये हो गया एडीएच हार्मोन के बारे में। सबसे पहले अपन देखा था एडीएच हार्मोन का दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन क्यों बोला, क्योंकि इसकी अगर लास्ट डोज अगर किसी पर्सन में दी जाए तो वो लास्ट डोज देने की वजह से वेसल क्या हो रही, कंस्ट्रिक्ट, और वेजो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से वेसोप्रेसिन हार्मोन बोला गया। इसके बाद में अपन ने देखा था अगर एडीएच हार्मोन अगर एब्सेंट है तो यूरिन आउटपुट 20 लीटर पर डे तक इंक्रीज हो जाता है। साथ में देखा था एडीएच हार्मोन है वो किडनी के डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूबुल्स है उन पे वर्क करता है। उन पे वर्क क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को बढ़ा देगा, और रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा तो यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, कम, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। नेक्स्ट अपन ने बात की थी अगर इसकी अधिकता है तो ओलिगोयूरिया कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगर इसकी कमी है तो कमी की वजह से पर्सन के अंदर यूरिन आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, जिसको डिजीज कंडीशन बोलते हैं डायबिटिक
इंसिपिडस, डायबिटिक इंसिपिडस। तो ये तो हो गया एडीएच हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये तो हो गया एडीएच हार्मोन। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या है ये समझ में आ गया होगा। रिलीज कहाँ से होता है? रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस, सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। तो एडीएच हार्मोन के बारे में इससे ज़्यादा कंपटीशन में क्या बनेगा, सवाल यही बन सकता है वेसोप्रेसिन किसका नाम है, या एडीएच का फंक्शन पूछा जा सकता है, या आपसे एग्जांपल देखे कि एल्कोहलिक पेशेंट है तो उसमें यूरिन आउटपुट का कारण क्या हो सकता है, या ऑस्मोटिक प्रेशर का एडीएच से क्या रिलेशन है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है तो एडीएच भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन, नेगेटिव फीडबैक जाके ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेशन कम हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन का लेवल कम, तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम, और नॉर्मल स्टेज में बॉडी है वो फ्लूइड बैलेंस है वो मेंटेनेंस कर लेगी। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, लव हार्मोन, उसके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये भी किससे रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, न्यूरो हाइपोफाइसिस से रिलीज होता है। सिक्रेशन या सिंथेसाइज कहाँ पे होता है? सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस में। तो नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट जो हार्मोन है, सेकंड हार्मोन है, वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इस हार्मोन को बोला जाता है लव हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, लव हार्मोन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, ये हार्मोन सबसे पहले अपन बात करते हैं बनता कहाँ पे? ये बनेगा हार्मोन पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। तो सिंथेसाइज कहाँ पे हो रहा है? सिंथेसाइज्ड बाई पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। ये भी एक स्टार मार्क किससे बनता है कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है किस सेल्स के द्वारा बनता है या कहाँ पे बनता है। सिंथेसाइज्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है। सिंथेसाइज कहाँ पे हो रहा है? हाइपोथैलेमस में, पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के द्वारा। इसका दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑल्सो नोन एज लव हार्मोन, ऑल्सो नोन एज लव हार्मोन। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फंक्शन की। तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है फ्रेंड्स, ये दो पे फंक्शन करता है। एक तो मेमोरी ग्लैंड जिसको अपन ब्रेस्ट बोल सकते हैं, दूसरा काम करता है यूट्रस पे। किस पे काम करता है? यूट्रस पे। नेक्स्ट अपन बात करें ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? ब्रेस्ट एंड यूटरस। तो मेनली ये दोनों पे वर्क करता है। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है जो कि बन रहा हाइपोथैलेमस में, रिलीज कहाँ से हो रहा है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो ये जो हार्मोन है मेमोरी ग्लैंड जो कि ब्रेस्ट और यूट्रस दोनों पे वर्क करता है, और मेमोरी ग्लैंड और यूट्रस पे दोनों पे वर्क करता है। नेक्स्ट बात करें ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो ऑक्सीटोसिन इट रिलीजेज बाय पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। It releases by positive feedback mechanism. Positive feedback mechanism. तो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, अपन एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ लिया है। आप पिछली क्लासेज में जाके वीडियो क्लास में आप देख सकते हैं। तो ये हार्मोन है, ये भी पूछा जा सकता है कि 3 नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के एग्जाम्पल दे दिए, एक ये दे दिया कि एक्सेप्ट करके सवाल पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है ये काम करता है मेमोरी ग्लैंड और यूट्रस पे। तो सबसे पहले किस प्रकार मेमोरी ग्लैंड पे काम करता है उसके बारे में बात करेंगे। पहले मेमोरी ग्लैंड के बारे में, और इसका एक्शन है मेमोरी ग्लैंड पे कैसे एक्शन होता है और यूट्रस पे कैसे एक्शन होता है। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एक्शन ऑन ऑक्सीटोसिन का एक्शन है वो मेमोरी ग्लैंड के ऊपर कैसे एक्शन होता है। तो फर्स्ट अपन बात करने जा रहे हैं एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन मेमोरी ग्लैंड।
एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन मेमरी ग्लैंड। या ब्रेस्ट के ऊपर या मेमरी ग्लैंड्स है, इनके ऊपर ऑक्सीटोसिन का कैसे एक्शन होता है। तो एक्शन को समझने के लिए मैं एक फ्लो चार्ट बताऊंगा, फ्लो चार्ट से इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसा कि ये क्या है, ये क्या है, ब्रेस्ट है। ये क्या है, ब्रेस्ट। समझने के लिए रफली डायग्राम बना रहा हूं। ये ब्रेस्ट है और ब्रेस्ट की ये क्या, आगे वाला पार्ट क्या है, निप्पल पार्ट। आगे वाला पार्ट क्या है, निप्पल। और जैसे ही शकिंग करेगा बेबी, तो सबसे पहले अपन बात करें शकिंग ऑफ निप्पल बाय बेबी, ऑफ निप्पल बाय बेबी। तो बेबी जैसे ही निप्पल को शक करेगा, तो यहाँ पे भी क्या है, नर्व एंडिंग है जो कि नर्व इम्पल्सेज है। जैसे ही बेबी शकिंग करेगा, तो शकिंग का जो है स्टिमुलेशन होगा। यहाँ पे क्या होगा, स्टिमुलेशन टू टच, स्टिमुलेशन ऑफ टच। बेबी शकिंग करेगा, बेबी माउथ के अंदर निप्पल को लेगा, तो टचिंग का जो बाई शकिंग ऑफ टच रिसेप्टर ऑफ निपल। तो निपल्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं, टच रिसेप्टर पाए जाते हैं। इनको अगर टच करा जाए तो स्टिमुलेशन निपल को मिलता है। तो जैसे ही बेबी ने निपल को शक करना स्टार्ट करा, तो टचिंग का जो स्टिमुलेशन है वो नर्व्स को मिला, और नर्व्स को टचिंग का रेस्पॉन्स मिलते ही वो इम्पल्स जनरेट होगी। क्या होगी, इम्पल्स। और इम्पल्स जनरेट होके क्या जाएगी, एफरेंट जो नर्व है उसके थ्रू ये इम्पल्स कहाँ पे जाएगी, हाइपोथैलेमस में। तो बेबी ने जैसे ही शक करना स्टार्ट करा, शक में टचिंग जो स्टिमुलेशन मिला निपल्स को, और टचिंग स्टिमुलेशन से इम्पल्स जनरेट हुई। वो इम्पल्स एफरेंट न्यूरॉन नर्व जो है क्या कर रहा था, ऐसा नर्व फाइबर जो कि सूचनाओं को हाइपोथैलेमस तक लेके जाता है। एक लेके आता है वो इफरेंट होता है, लेके जाता है वो एफरेंट। तो एफरेंट नर्व फाइबर के थ्रू वो स्टिमुलेशन हाइपोथैलेमस तक रीच आउट हो गया। और हाइपोथैलेमस तक जैसे ही पहुंचा, तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया, स्टिमुलेशन कर दिया, स्टिमुलेशन ऑफ पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो जैसे ही शकिंग बेबी ने शक किया, शक करने के साथ स्टिमुलेशन हुआ, स्टिमुलेशन से इम्पल्स जनरेट हुई, इम्पल्स एफरेंट नर्व के थ्रू हाइपोथैलेमस में गई। हाइपोथैलेमस ने पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या किया, स्टिमुलेट। और स्टिमुलेट करते ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या कर दिया, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या करा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में दो हार्मोन स्टोर थे, एक तो एडीएस था, दूसरा ऑक्सीटोसिन। तो स्टिमुलेशन मिलते ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन का क्या किया, सिक्रीशन है वो बढ़ा दिया। और सिक्रीशन जैसे ही बढ़ा, ये काम करा, जो ब्रेस्ट ट्यूब्यूल्स है, ब्रेस्ट की जो कैपिलरीज है जिसमें मिल्क है, उस मिल्क जो कि प्रोडक्शन का काम कौन कर रहा है, प्रोलैक्टिन, और इजेक्शन का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीटोसिन। तो जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उस कॉन्ट्रैक्शन किस में होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा जो मायो एपिथेलियल सेल्स ऑफ ब्रेस्ट है। तो इंक्रीज ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन, और इंक्रीज ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायो एपिथेलियल लैक्टेटिंग ब्रेस्ट
लैक्टेटिंग ब्रेस्ट। तो मायोएपिथेलियल जो ब्रेस्ट की जो सेल्स थी उनमें क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। और जैसे अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ और कॉन्ट्रैक्शन होने के साथ वहाँ से क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही हुआ तो मिल्क इजेक्शन हो गया, इंक्रीज मिल्क इजेक्शन। इंक्रीज मिल्क इजेक्शन। और इस मिल्क इजेक्शन को ही क्या बोलते हैं, लेट डाउन रिफ्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं, लेट डाउन रिफ्लेक्स। ये कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ये 3 स्टार मार्क क्वेश्चन बनता है इस ऑक्सीटोसिन से। ऑक्सीटोसिन का नाम कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि दूसरा नाम क्या है, लव हार्मोन। मिल्क इजेक्शन हार्मोन कौन सा है, ये भी पूछा गया है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। लेट डाउन रिफ्लेक्स कौन से हार्मोन की वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। लेट डाउन रिफ्लेक्स क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जैसे ही बच्चे ने शक करा, शक का स्टिमुलेशन कहाँ गया, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को ऑर्डर दिया, स्टिमुलेट करा, पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज किया। ऑक्सीटोसिन हार्मोन उस मायोएपिथेलियल ऑफ ब्रेस्ट उनमें क्या करा, कॉन्ट्रैक्शन। तो उनमें मिल्क था जो कि प्रोलैक्टिन ने प्रोडक्शन करवाया, वो मिल्क जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ इजेक्ट हो गया, ब्रेस्ट के थ्रू क्या गया, इजेक्शन। तो मिल्क इजेक्शन का काम कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। ये भी कई बार जो है क्वेश्चन से वो पूछा गया है कि मिल्क इजेक्शन हार्मोन या मिल्क इजेक्शन का काम कौन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। लेट डाउन रिफ्लेक्स, तो जैसे ही सकिंग के साथ रिफ्लेक्स मिला और रिफ्लेक्स के साथ मिल्क इजेक्ट हो गया, वो क्या है, लेट डाउन रिफ्लेक्स। जो कि लैक्टेटिंग मदर थी, प्रेगनेंसी के बाद लैक्टेटिंग जो फेज होती है, उस लैक्टेटिंग फेज के अंदर क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन होता है। मिल्क फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन प्रोलैक्टिन, इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन ऑक्सीटोसिन। तो जैसे ही मिल्क बना हुआ था, उस मिल्क बना हुआ था मायोएपिथेलियल सेल्स या डक्ट में, मिल्क जो डक्ट होती है उस डक्ट में, अब बाहर आना था, इजेक्ट होना था। इजेक्ट कैसे हुआ, जब बेबी शक करा, शक करने के साथ कॉन्ट्रैक्शन हुआ और कॉन्ट्रैक्शन वो बढ़ते गया, जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन का लेवल शकिंग करता गया, स्टिमुलेशन मिलता गया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसका रिलीज होता गया और रिलीज होने के साथ इजेक्शन बढ़ता गया और लेट डाउन रिफ्लेक्स इसी को बोला जाता है। ये होगी ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो अपन ने पढ़ा था एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन मेमोरी ग्लैंड। तो ब्रेस्ट के ऊपर ऑक्सीटोसिन कैसे काम करता है, ये हो गया लैक्टेटिंग मदर में। जब ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर होती है, ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर में जैसे ही बच्चा शक करता है, शक करने के साथ स्टिमुलेशन होता है, टच रिसेप्टर के द्वारा इम्पल्सेस जाती है, स्टिमुलेशन होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, वहाँ से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन वर्क करता है मायोएपिथेलियल और लैक्टेटिंग मदर्स की जो ब्रेस्ट सेल्स है उन पे, और उनमें क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन से मिल्क क्या हुआ, इजेक्ट, और इसी को क्या बोला, ले डाउन रिफ्लेक्स। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे 5-6 क्वेश्चन बनते हैं कि कहाँ पे वर्क करता है, नाम क्या है, मिल्क इजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ले डाउन रिफ्लेक्स क्या है हाइपोथैलेमस में, ये सब ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। जो ये अपन ने पढ़ लिया था कि एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इन मेमोरी ग्लैंड्स। तो मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो कैसे काम करता है। नेक्स्ट मैंने बताया था ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो ब्रेस्ट पे काम करता है, दूसरा काम करता है यूट्रस पे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन यूट्रस। यूट्रस के ऊपर ऑक्सीटोसिन कैसे काम करता है। तो ब्रेस्ट के ऊपर कैसे काम करता है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि ब्रेस्ट के ऊपर किस तरह से ये ऑक्सीटोसिन वर्क कर रहा है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन यूट्रस। जो यूट्रस के ऊपर ऑक्सीटोसिन है वो कैसे काम करता है। तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सीटोसिन का काम है कॉन्ट्रैक्शन करवाना। क्या कराना, कॉन्ट्रैक्शन। तो यूट्रस के ऊपर ये कैसे काम करेगा, तो ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल्स। तो यूट्रस की मसल्स को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन। और यूट्रस की जैसे ही मसल्स में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, जो प्रेग्नेंट जो वुमन है, उस प्रेग्नेंट वुमन के जो यूट्रस में क्या है, वूम में जो
क्या है, बच्चा है, उस बच्चे को क्या कर एक्सपेल आउट करने में। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन कब वर्क करता है, लेबर प्रोसेस में। कब वर्क करता है, लेबर प्रोसेस में। तो अपन बात करें जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, प्रेगनेंसी अगर है, प्रेगनेंसी स्टेज के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों का लेवल क्या होता है, एंड ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक वर्ड आगे लगा रहा हूं, एंड ऑफ प्रेगनेंसी। एंड का मतलब जब प्रेगनेंसी है पूरी मैच्योर है, दैट मीन्स जब लास्ट जो मंथ है चल रहा है, दैट मीन 9 मंथ में। अब उस एंड ऑफ प्रेगनेंसी स्टेज के अंदर इस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को दोनों का लेवल क्या हो जाता है, कम। प्रेगनेंसी के एंड में दोनों का लेवल क्या हो जाता है, कम। और दोनों का लेवल कम होने की वजह से, जैसे इनका लेवल कम हो गया तो इंक्रीज ऑक्सीटोसिन लेवल, इंक्रीज ऑक्सीटोसिन लेवल। तो इसका लेवल जैसे ही कम हुआ, ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। और ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ गया, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ गए, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन है वो बढ़ गए। और जैसे ही ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने के साथ क्या होगा, एक्सपल्सन ऑफ फीटस, एक्सपल्सन ऑफ फीटस। तो ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है फीटस को बाहर एक्सपेल आउट करने में। तो यूट्रस पे किस प्रकार वर्क कर रहा है, यूट्रस की जो मसल्स उसमें क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। आप बोलोगे प्रेगनेंसी तो हरदम ही 9 महीने तक ये क्यों नहीं करवा रहा है, क्योंकि क्यों नहीं, इसलिए नहीं करवा रहा है क्योंकि जब एंड होता है, जब प्रेगनेंसी का जब लास्ट स्टेज में होती है, तब इन हार्मोन जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन का लेवल जैसे ही घटेगा, ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ेगा। ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ते ही कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स स्टार्ट हो जाएगी, दैट मीन्स यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फीटल क्या होगा, एक्सपेल। तो हेल्प करता है ये फीटल को बाहर एक्सपेल करने में, ये हेल्प टू एक्सपल्सन ऑफ फीटस। तो ऑक्सीटोसिन यूट्रस पे कैसे काम करता है, फीटस को एक्सपल्सन करने में ये वर्क करता है। अब बात करते हैं नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है। अगर नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट नहीं है, तो उसके यूट्रस में भी क्या है, सब मात्रा में अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज है तो उस पर कैसे काम करता है। तो अगर नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके अंदर ऑक्सीटोसिन है, वो ऑक्सीटोसिन जो स्पर्म है ड्यूरिंग कोपुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो स्पर्म रिलीज हो रहा है वेजाइना में, वो वेजाइना से जो स्पर्म है वो यूट्रस में जाएंगे, तो यूट्रस उन स्पर्म को फेलोपियन ट्यूब तक ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो एक एक्शन तो हो गया यूट्रस मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, और यूट्रस मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फीटल क्या आ जाएगा, बाहर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है। नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है। अगर नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ऑक्सीटोसिन अगर है, वो ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा, जो कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स जो स्पर्म है वो कहाँ पे ड्रेन आउट हो, सबसे पहले कहाँ पे ड्रेन होंगे, वेजाइना में, और वेजाइना के थ्रू वो स्पर्म कहाँ पे जाएंगे, यूट्रस में, यूट्रस। और यूट्रस में ऑक्सीटोसिन क्या करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। तो यूट्रस में जो स्पर्म है वो स्पर्म कहाँ पे ट्रेवल करेंगे, फेलोपियन ट्यूब्स। तो ट्रांसपोर्ट और स्पर्म, तो ये दूसरा फंक्शन हो गया। तो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प कौन कर रहा है, ऑक्सीटोसिन। क्योंकि अगर वेजाइना से यूट्रस में आ गए स्पर्म, अब यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब होती है ऊपर, जो कि इस तरह से आपको, अगर फेलोपियन ट्यूब की आपको स्ट्रक्चर पता है, यूट्रस इस शेप का है। तो यहाँ वेजाइना से स्पर्म कहाँ आ गए, यहाँ पे कहाँ आ गए, स्पर्म
स्पर्म यहाँ आ गए। अब यूट्रस, ये क्या है? यूट्रस, ये क्या है? यूट्रस। अब स्पर्म यहाँ से यहाँ, ये है एप्टी, एप्टी, ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। इन फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म को यहाँ से यहाँ ले जाने का काम कौन कर रहा है? यूट्रस। जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। तो स्पर्म है वो मूव करते हुए इन फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब से यहाँ पे क्या है? ओवेरी। तो ओवेरी तक स्पर्म कैसे जाएंगे? जब वेजाइना से या स्पर्म में यूट्रस में आएंगे, यूट्रस से ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, तब ऑक्सीटोसिन करवाएगा कॉन्ट्रैक्शन, तब ये स्पर्म है वो यहाँ पे ट्रेवल होगी। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म का काम कौन कर रहा है? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ऑक्सीटोसिन से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऑक्सीटोसिन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने हार्मोन पढ़े थे, 2 हार्मोन, एडीएच हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। तो एडीएच वर्क कर रहा था किडनी के ऊपर, जो कि रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा था, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट कम हो रहा था। सेकेंड हार्मोन अपन ने आज की क्लास में पढ़ा था ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दो जगह पे काम कर रहा है। एक तो मेमोरी ग्लैंड, जो कि ब्रेस्ट ग्लैंड, जिसको अपन ब्रेस्ट बोला था, दूसरा यूट्रस पे। यूट्रस में भी प्रेगनेंसी के एंड में दोनों हार्मोन कम होने की वजह से ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ रहा था। यूट्रस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से फीटल एक्सपेल आउट। और दूसरा नॉन प्रेग्नेंट में देखा था ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स रिलीज ऑफ स्पर्म इन वेजाइना, वेजाइना टू यूट्रस, यूट्रस से ट्रांसपोर्टेशन टू इनटू द फैलोपियन ट्यूब स्पर्म का कौन करवा रहा है? ऑक्सीटोसिन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस ग्लैंड भी बोला जाता है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपने वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किया तो ज़रूर से शेयर और लाइक करें। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। वंदे मातरम। जय हिंद।